नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, न्यूज चैनलों से लेकर चाय की गुमटियों तक इस समय तेजी से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि बिहार की सियासी हलचल बार बार ये संकेत दे रही है कि वहां एनडीए में कोई समस्या है। इसका एक सबूत अभी फिर सामने आया है, जब अमित शाह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पटना नहीं पहुंचे। अमित शाह का 2 दिन का बिहार का दौरा तय था पहले से। 5 और 6 जनवरी को उन्हें बिहार में होना था, लेकिन अमित शाह बिहार नहीं गए और न ही बिहार के नेताओं से उनकी मुलाकात की कोई खबर है। ऐन मौके पर बिहार दौरे को रद्द करने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, इस पर अब चर्चा हो रही है। क्या ये नीतीश कुमार की वजह से है, जिन्होंने एनडीए के साथ बने रहने का बयान काफी देर से दिया, जबकि लालू प्रसाद के बयान पर पहले वो चुप्पी साध गए थे, यानी चुप लगा गए थे। हालांकि आज नीतीश कुमार ने वैशाली में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान फिर कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। 2 बार गलती हो गई है और ये भी नीतीश कुमार ने कहा है, यानी एक तरह से तीसरी कसम नीतीश जी ने यानी नीतीश कुमार ने उठाई है कि अब वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने अटल जी को याद किया है कि उन्हें सीएम अटल जी ने बनाया और अटल जी का स्नेह उन्हें मिला। तो फिर सवाल उठते हैं कि मोदी और अमित शाह की बीजेपी के दौर में आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके नीतीश कुमार क्या बीजेपी को कोई इशारा दे रहे हैं? वैसे भी मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश और लालू इशारों इशारों में बात करते हैं। बहरहाल, अमित शाह के पटना न पहुंचने और नीतीश के अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बीजेपी की बी टीम से फिर आगाह किया है। आपको बता दूं कि आज प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठे हुए वो हैं और वहां से उठाकर पुलिस ले गई, फिर उनकी पेशी हुई, उन्हें जमानत मिली, लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत से इनकार कर दिया और अब उनका ऐलान है कि वो जेल से आमरण अनशन करेंगे। यानी बीपीएससी छात्र आंदोलन के बहाने राजनीति चमकाने का कोई भी मौका प्रशांत किशोर नहीं छोड़ना चाहते हैं और जो मौका मिला है, लेकिन क्या इससे बीजेपी को फायदा है और नीतीश को नुकसान है, यह भी समझना है। तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी बात रखी है। आइए जरा सुन लेते हैं पहले तेजस्वी यादव की बात, जो बीपीएससी एग्जाम, प्रशांत किशोर, बीजेपी, इन तमाम मसलों पे बी टीम पे बात कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी है और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है। और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत, और इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहा है सामने और कौन एक्टर है। बात खत्म। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है, वो व्यक्ति का जमानत। हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। लेकिन सर, कोर्ट से निकल और जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया कोर्ट के बाहर, अब हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी, भाई फिल्म है, देखिए। कौन है आखिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कौन है? बीजेपी की बी टीम है। सर, ये भी सवाल है कि बी टीम है और जिस तरीके से तो तेजस्वी यादव ने यहां बता दिया है कि बिहार में इस समय कैसी फिल्म चल रही है और बीजेपी की बी टीम है। कौन है बीजेपी की बी टीम है, साफ साफ यहां कह रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं आज नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं की सुंदरता पर बयान दिया है दोस्तों, और सुंदरता पर बयान दिया तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि संसार को बचाने वाले भी वही हैं, यानी नीतीश बाबू ही हैं। पहले बिहार में कुछ कहां था, सब कुछ नीतीश जी ने किया है।
पहले लोग सुंदर भी नहीं दिखते थे। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में सब सुंदर दिखने लगे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार के इनकार किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो कोई निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। नीतीश कुमार को रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं ये बयान। कल भी आपने सुना था, आज फिर उन्होंने ये बातें कही हैं, लेकिन सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार पे। भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे। उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा। तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन में, वो वैनिटी बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं आमल नौसन वाले। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ बता दिया है यहां की नीतीश के इनकार के पीछे उनकी मर्जी नहीं बल्कि कोई दबाव है। अब यह दबाव बीजेपी का है या कोई और मजबूरी है, इसका खुलासा जल्द ही होगा। बिहार के साथ साथ इधर दिल्ली अगर आए दोस्तों, तो दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज है और कल शायद चुनाव आयोग दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान कर देगा। आज यहां पर दिल्ली में आपने देखा कि वोटर लिस्ट आ गई और उसमें आम आदमी पार्टी ने उस पर आरोप लगाए हैं कि 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स बढ़ा दिए गए हैं। इस समय आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों प्रमुख दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल की संज्ञा देकर एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी घिरी हुई है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि केजरीवाल ने फिर पिछले 11 सालों में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में वो नाकाम रहे हैं। कांग्रेस इस बार दिल्ली में सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है। प्यारी दीदी जैसी योजना के जरिए कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि वो कर्नाटक की तर्ज पर दिल्ली भी जीत लेगी। तो दिल्ली कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले उधर जो चल रहा है यानी बिहार में जो चल रहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर अमित शाह क्यों नहीं पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में टक्कर जोरदार है। नीतीश कुमार ने मोदी और शाह को कैसे चुनौती दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आखिर क्यों ले रहे हैं नीतीश कुमार, ये समझें। लेकिन थोड़ा सा प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे थे हम, प्रशांत किशोर के बारे में भी। और जब प्रशांत किशोर सुबह आज लगभग सुबह 4 बजे गिरफ्तार होते हैं तो उनके साथ कुछ छात्र भी गिरफ्तार हुए। उन छात्रों के बारे में वहां के डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। सुनिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सुनाता हूं। और लेकिन उससे पहले आइए जरा हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। फिर डीएम साहब को भी सुनेंगे, प्रशांत किशोर की राजनीति को भी समझेंगे कि आखिर अमित शाह अचानक क्यों नहीं गए, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी देखेंगे। जरा देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास ही। अमित शाह बार बार समय देकर और बड़ी चर्चा थी, अमित शाह पहुंचे नहीं पटना और पहुंचना था उनको सुशील मोदी के यहाँ उनकी जयंती पे, लेकिन नहीं पहुंचे। कारण क्या हो सकता है? और नीतीश बाबू क्या कई लोग कह रहे हैं कि आप लगातार नीतीश कुमार बिहार पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये नीतीश बाबू हैं
कि कुछ पत्ते अपने खोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें, चर्चा तो करना ही पड़ता है। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है कि अमित शाह बार बार जाने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कौन उनका पैर रोक दे रहा है, कौन उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या नीतीश बाबू आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या दिल्ली में कुछ और चल रहा है? लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जो हैं ये भी बहुत कुछ बयां करती हैं। देख लीजिए तस्वीर, 2 दिन 3 दिन पुरानी तस्वीर है। तो इसलिए यहाँ समझना ज़रूरी है। अमित शाह से बात की शुरुआत करते हैं। नहीं जाने का क्या मतलब हो सकता है? देखिए राजीव जी, अमित शाह के न जाने के कई मायने हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो रणनीति वे बनाकर चल रहे होंगे बिहार को लेकर, खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश के तेवरों को लेकर, वो अभी उस तरह से फूल प्रूफ हो नहीं पाए। उनको लग रहा है वाटर प्रूफ कोई स्कीम बन जाए तब वहां जाएगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वे नीतीश कुमार के अगले कदम पर नजर रखे होंगे। असल में मैंने शुरू से कहा है, 2-3 दिन पहले भी आपसे कहा था, ये शायद आपका खेल चल रहा है कि कौन पहले चाल चले। सब अपने अपने मोहरे साथ पर बिछाए बैठे हैं और उसमें जैसा कि अभी तेजस्वी कह रहे हैं कि ये पिक्चर चल रही है, वैनिटी वैन लगी हुई है, उसमें यह भी नेतार्थ शामिल है जो तेजस्वी ने नहीं कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त जी, वे अपने पिताश्री को, लालू यादव जी के बयान को इस तरह घुमा जाते हैं कि लालू जी तो कुछ भी कहते हैं और हमारे यहाँ उनके लिए दरवाजे बंद है। लेकिन ऐसा सब कहते हुए भी दरवाजों में एक झिरी है और उसमें से ही झांक कर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगला कदम कब रखेंगे। अब उसमें एक नया किरदार हो गया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में लगातार फेल होते हैं। उन्हें पता नहीं ऐसा कैसे लगने लगा था कि वे विकल्प बन जाएंगे बीजेपी का, लालू यादव की पार्टी का, नीतीश कुमार की पार्टी का, सबका विकल्प बनकर उभरेंगे और वे बिहार के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ब्राह्मण तो पहले भी रह चुके हैं, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, गैर राजद वगैरह के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब उन्होंने सवारी गांठी छात्रों के आंदोलन पर, उनके कंधे पर रखकर उन्होंने दुनाली बंदूक अपनी रखी। लेकिन पहले दिन से वे छात्रों का, अभ्यर्थियों का भरोसा नहीं जीत पाए। फिर जिस तरह वे अनशन पर बैठे, एक पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ उन्होंने जो संवाद किया कि आप वैनिटी वैन में क्या देखना चाहती हैं वगैरह वगैरह, हम उसे दोहराना नहीं चाहते जी। अब उनको हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, अनशन नहीं तोड़ रहे, लेकिन वो जगह बना नहीं पा रहे। उनकी पूरी कोशिश चल रही है। फिर उनके पीछे कौन हो सकता है? जैसे आज की तारीख में संघ के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के पीछे संघ था। हम और आप जैसे लोग, प्रशांत टंडन जी जैसे लोग तो, प्रकाश जी जैसे लोग तो शुरू दिन से कहते आ रहे थे कि इसके पीछे संघ है जी। इसी तरह प्रशांत किशोर के पीछे कौन है ये भी अब सामने आता जा रहा है। वो कौन से उदय सिंह है जिनकी बस है, जिसको वैनिटी बैन बनाया गया है, वो बीजेपी के सांसद रहे हैं। बाकी की पूरी ताकत भी बीजेपी की उनके साथ लगी रहती है। तो कुल मिलाकर अभी घमासान पटना में चल रहा है, लेकिन उसकी धमक दिल्ली में सुनी जाए। और दिल्ली में क्या होगा इसकी चिंता में शाह को बार बार वहां जाने से रोक रही है कि उनके पहुंचने पर कुछ ऐसा घटित ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि बिहार भी हाथ से जाता रहे और बिहार गया तो दिल्ली भी जा सकती है। इसलिए हमारे आपके जो दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि हम लोग बिहार पर बहुत बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर बहुत बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये बात अकेले बिहार और पटना की नहीं हो रही, बल्कि इसके असर की, इस भूकंप का जो आने वाला है किसी न किसी दिन, तारीख हम और आप नहीं जानते, इस भूकंप का फिलहाल एपीसेंटर हमें पटना दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसकी लहर उठेगी, जब उसकी तरंगें सामने आएंगी तो उससे दिल्ली भी हिल जाएगी। दिल्ली में सरकार की जो इमारत है उसकी नींव हिल जाएगी। इसलिए हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक ये सचमुच में या तो ये तूफान थम न जाए, जब तक ये टेक्टोनिक प्लेट जो हिल रही है पटना में वो थम न जाए, तब तक हम लोग बात करेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक ये तूफान थम न जाए, और अभी तो शुरुआत है,
इस साल की शुरुआत है। 14 तारीख के बाद 18 तारीख को लालू प्रसाद यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। राहुल गांधी पटना में रहने वाले हैं और कल और आज यानी 5 और 6 तारीख को अमित शाह को पटना में रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उसके क्या कारण है, क्या मायने हैं? और जब भाषण दे रहे हैं नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री अटल जी ने बनवाया था। आखिर अभी इस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना मोदी और शाह या मोदी और शाह की जो ये बीजेपी है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता किनारे लगाए जा चुके हैं। आप जानते हैं इस बार 100वीं जयंती थी उनकी। क्या कार्यक्रम हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है। कितने कार्यक्रम आयोजित हुए, एक आलेख लिख दिए नरेंद्र मोदी जी और कई अखबारों में छाप दिए गए। उसके अलावा क्या हुआ? 100वीं जयंती बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर सकते थे। और एक दर्शक दीर्घा में ऑलरेडी पड़े हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी हॉस्पिटल रहते हैं, घर रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, लेकिन कितनी बार कौन देखने जाता है। आपने ये भी देखा कि संसद में धक्का मुक्की कांड में 2 उनके जो सांसद थे वो पहुंच गए थे आईसीयू में, उनको देखने तमाम नेता पहुंच गए, तो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य पहुंच गए, लेकिन आडवाणी जी को देखने कितने लोग पहुंचे ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसलिए इस आज के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी को नीतीश बाबू क्यों याद कर रहे हैं और क्यों अमित शाह नहीं जा रहे हैं, और इसके पीछे क्या आने वाले तूफान का कोई थोड़ी सी उसकी भनक है या कुछ और है, क्यों ना चर्चा करें हम। प्रशांत टंडन जी। देखिए, तमाम कारण होंगे अमित शाह के पटना न जाने के, लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि उनको पटना में जाकर बोलना पड़ता कि अगला चुनाव नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वो लड़ेंगे या नहीं। यही कहलवाने नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। अमित शाह का ही बयान था एक कॉन्क्लेव में, एक इंटरव्यू के दौरान, जिसमें उन्होंने इंडिकेट कर दिया था कि वो अभी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है। मतलब उनका आशय यही था कि अभी मुख्यमंत्री के पद का कौन होगा उसका दावेदार, उसका फैसला नहीं हुआ है। बात सीधी सी ये थी कि महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट बिहार में लाना है। अब बीजेपी की समस्या देखिए, पहले बात करते हैं कि लालू नीतीश का मामला क्या है, ये क्यों लटक रहा मामला। देखिए, लालू की तरफ से भी नीतीश कुमार की तरफ से बार बार ये बात आती है कि हम पुराने दोस्त हैं जी, और ये इस पूरे प्रकरण के दौरान भी नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि हम पुराने दोस्त हैं। राजभवन की उस तस्वीर को भी याद कीजिए जब वो नीतीश कुमार कंधे पे हाथ रखे हुए हैं तेजस्वी यादव के। ये दोनों दोस्तों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी केवल ये है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा बिहार का। तो नीतीश कुमार ये भी तय कर सकते हैं कि बजाय बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, उनकी मुख्यमंत्री ना बनने की स्थिति पे, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जब इनकी सरकार थी, जब मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब भी नीतीश कुमार कई बार कह चुके थे कि उनका उत्तराधिकारी नीतीश कुमार होंगे। जी। अब जरा बीजेपी की समस्याएं समझते हैं वहां पे। देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र प्रोजेक्ट बिहार में क्यों नहीं कर सकती इतनी आसानी से। बिहार में उसके पास देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई बीजेपी का नेता नहीं है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जो सुशील मोदी के जयंती के अवसर पर उनको जाना था, अमित शाह को, उन्हीं की बात करता हूं जी। बीजेपी में एकमात्र संपर्क सूत्र नीतीश कुमार का वही थे, सुशील कुमार मोदी। और ये दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, इनसे नीतीश कुमार के पहले भी संबंध बहुत खराब थे, बहुत इन्होंने आलोचना की है, उल्टा सीधा बोला है, और अभी भी संबंध सामान्य नहीं है। इसलिए सुशील कुमार मोदी की एब्सेंस जो है वो बीजेपी को खलेगी,
क्योंकि अब उनका कोई कनेक्ट वहां पे है नहीं। नीतीश कुमार इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे कि उन 12 एमपीज का क्या होगा जो समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार अभी 74 वर्ष के हैं, सेहत का भी मसला है और वो हो सकता है कि वो दिल्ली की तरफ भी निगाह रखें। तो इसलिए अभी बीजेपी के सामने बहुत संकट है वहां पे, और संकट वही है कि महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है वहां पे करना जितना बीजेपी सोचती है कि हम महाराष्ट्र की तरीके से वहां पे अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नीतीश कुमार यही नहीं होने देंगे। वो बनते हैं बहुत अच्छी बात है, वो नहीं बनते हैं तो वो चाहेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और इसी तरफ चीजें आगे बढ़ेंगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के आसार पहले भी और बाद में भी अगर चुनाव होते हैं और नीतीश बाबू अगर एनडीए नहीं छोड़ते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो एनडीए छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं तब भी इस बार बिहार की राजनीति किसी और दिशा में जाएगी, ये आप सब जानते हैं। 2020 की जो चुनाव था उस समय भी वहाँ की सियासत किसी और दिशा में जा चुकी थी, लेकिन खैर अब 5 साल के बाद फिर क्या होगा ये देखना होगा। हमारे साथ और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी भी हैं, अमरेंदु उपाध्याय जी भी हैं। आप सबके पास आता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे समझूं, बिहार की सियासत में अमित शाह की एंट्री आखिर क्यों नहीं हो रही है, क्या माना जाए? राजीव जी, बहुत अच्छे तरीके से राकेश पाठक जी और प्रशांत जी बता चुके हैं कि क्या होने वाला है। अमित शाह के सामने बहुत सारी दुविधाएं हैं। दुविधा यह है कि अगर वो गए तो वहां पत्रकारों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, बयान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नीतीश बाबू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो फिर मुद्दा यह आएगा कि कितनी कितनी सीटों पर तालमेल होगा। अब कितनी सीटें आप देंगे नीतीश बाबू, वो ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो नीतीश बाबू की हालत पहले ही खराब है। स्थिति तीसरे नंबर की पार्टी की है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए थे पिछले चुनाव के बाद, तो संभावना उनकी है। तो इस दुविधा में वो है कि क्या करें। दूसरी तरफ आप देखिए, तेजस्वी यादव ने जो अभियान चला रखा है, नीतीश बाबू की विकास यात्रा के जवाब में उन्होंने उनके राज में हुए अपराधों की लिस्ट जारी कर दी, कुछ 156 या ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में अपराधों की सूची जारी कर दी और बताया कि बिहार में क्या हो रहा है। तो अमित शाह की दुविधाएं सबसे ज्यादा बिहार को लेकर है, लेकिन फिर इसके बाद उनकी मुश्किलें दिल्ली को लेकर भी है, क्योंकि वहां केजरीवाल ने कहा कि ये घोड़ा जो बारात का, शादी का घोड़ा घूम रहा है, आखिर इसमें दूल्हा कौन है और वो कब बैठेगा और दूल्हा है कौन। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अमित शाह पे निशाना लगाया है, तो अमित शाह दिल्ली में बचाव करें या बिहार में बचाव करें, उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा है। तो अमित शाह टालना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अमित शाह बोलने के मामले में उतने पॉलिश्ड व्यक्ति नहीं है। वे जो बोलते हैं अक्सर विवादों में आता, तो वे इसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि बोलने से ही बचा जाए, बातें की ही ना जाए ताकि कोई उनको घेरे नहीं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गलती हो गई, राज कपूर की रेणु की कहानी की तरह तीसरी कसम खा रहे हैं वो कि अब नहीं जाऊंगा भैया, बहुत हो गया है। तो ये उनको समझ में आया कि बार बार बदलने से उनकी छवि क्या है। एक बात तो राजीव जी ये साफ है कि नीतीश बाबू को इस बात का पूरा अंदाज होगा कि अब चुनाव होंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी गति क्या होने वाली। निश्चित ही उनकी निगाहें दिल्ली की ओर भी होंगी कि कहीं नजरें इनायत हो जाए अमित शाह की और मोदी की, तो वे शायद दिल्ली की ओर रुख करें। लेकिन पिछली दिल्ली यात्रा में जब इन दोनों नेताओं ने उनको तवज्जो नहीं दिया, तो वो समझ में आ रहा है कि कितने दुखी मन से वो लौटे हैं। यह बात भी बार बार देखी जा सकती है कि जब भी 3 बार कम से कम ऐसा हुआ है कि नीतीश बाबू मोदी जी के पैर छूने की कोशिश करते हैं और छू भी लेते हैं कभी कभार, तो वे शरणम गच्छामी हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव के तेवर देखकर उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तीसरी तरफ चिराग पासवान का रुख वो देख चुके हैं।
चिराग पासवान ने जिस वफादारी का परिचय दिया, बार बार कहते रहे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, मोदी जी का हनुमान हूं, और भारी उपेक्षा के बाद भी उन्हें अब जाकर नौकरी मिल गई, कैबिनेट में जगह मिल गई, तो ये उनके लिए एक आदर्श स्थिति हो सकती है। तो नीतीश बाबू की राजनीति में भले ही पुराने समाजवादी हों, भले ही पूरे आंदोलनकारी नेता रहे हों, लेकिन अब उनकी निगाहें आंदोलन या समाजवाद पर नहीं है, कुर्सी पर है। चाहे बिहार की कुर्सी हो, चाहे दिल्ली की कुर्सी। एक और बात है कि वो चाहेंगे कि जब वो इस कुर्सी से हटें तो वही व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। हालांकि ऐसा राजनीति में अभी तक तो हुआ नहीं है, आगे भी शायद नहीं होगा। तो मेरी राय में फिलहाल ये इतना ही, राजीव जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पर दो तीन बातें समझने की जरूरत है। एक बात तो यही कि आखिर अमित शाह पटना क्यों नहीं गए। दूसरी बात, सुनील शुक्ला जी, आपसे उन सवालों के साथ, आखिर आज की तारीख में अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों याद कर रहे हैं नीतीश बाबू? क्या कारण हो सकता है? क्या वही कारण है कि हम आपके दौर के नहीं हैं? मोदी जी और अमित शाह जी, ये सुन लीजिए, हम आपके दौर के नहीं हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के हैं और हमारी राजनीति कुछ और है। ये है। धन्यवाद राजीव जी। आप अमित शाह साहब को क्यों बिहार भेजना चाहते हैं? क्यों आप उनका बिहार में इंतजार कर रहे हैं? जो उनका कार्यक्रम पहले से था, इसलिए बिहार में उनका इंतजार हो रहा था। आए नहीं, इसी बात खबर नहीं, कोई खबर नहीं, कहीं नहीं होगी भी नहीं। सवाल है कि उनकी यात्रा तब बनी थी जब सब कुछ सामान्य था। उस समय तक नीतीश कुमार जी दिल्ली नहीं आए थे। उस समय तक दिल्ली में आकर के उनकी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। ये सभी घटनाक्रम हो गया और वह आकर के मिलकर के वापस चले गए और उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। फिर राजनीतिक घटनाक्रम बदला। उनके पुराने साथी, राजनीतिक आंदोलन के साथी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मेरा दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला हुआ। अब ये नीतीश कुमार जी के सामने सवाल है कि वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेंगे या अपनी राजनीति करेंगे। सरकार तो उन्होंने चला लिया और सच है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेता है, उस दौर में वो एनडीए में शामिल हुए थे। आज की स्थिति, अब इस साल अभी 2025 में चुनाव होना है, सरकार नहीं चला रही है। अगर नीतीश कुमार अपने पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने में सहायक नहीं बने तो 2025 का चुनाव भी तो कुछ ना कुछ उसका संकेत देगा। क्या वह जनता दल यूनाइटेड या सामाजिक आंदोलन की पूरी राजनीति को बीजेपी को सौंप देंगे? क्या वह चुनाव में भारतीय जनता दल यूनाइटेड को एकदम उसकी पहचान समाप्त होने देंगे? क्या वह भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी स्थिति खत्म कर लेंगे और जो उनके सौदेबाजी की स्थिति रहा करती थी वो खत्म हो जाएगी? क्या स्वीकार करेंगे? वो किस रूप में याद किए जाएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को क्या आलोचना कर रही थी, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रही थी और वह चुप थे, उनके साथ सरकार चला रहे थे? यह उनकी छवि बने, उनको इस रूप में याद किया जाए। और अमित शाह साहब क्या नीतीश कुमार जी को यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि कुछ भी हो जाए सरकार तो आपके नेतृत्व में बनेगी या चुनाव आपके चेहरा आप ही होंगे? दोनों चीजें संभव नहीं है। अमित शाह जी साफ कह चुके हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा यह विधायक दल के नेता या संसदीय पार्टी तय करेगी। यह बात क्या नीतीश कुमार जी स्वीकार कर लेंगे? उस बयान की तस्दीक कर दिया विजय कुमार सिन्हा साहब ने। उन्होंने यह कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार जब बनेगी बिहार में तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह दोनों के दोनों बयान क्या नीतीश कुमार जी को स्वीकार्य होंगे? और इन बयानों के पृष्ठभूमि में अगर अमित शाह साहब मुजफ्फरपुर आते हैं तो क्या बोलेंगे? वो आकर के तुमको कुछ ना कुछ उनको बोलना पड़ेगा। और क्या मुजफ्फरपुर में जिस डायस पर वो बैठेंगे उसमें नीतीश कुमार जी मौजूद रहेंगे? वो तो अपनी यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने तो अपनी यात्रा स्थगित नहीं की। उनका कोई कार्यक्रम भी नहीं बना कि जब अमित शाह जी मुजफ्फरपुर में होंगे तो उनके साथ मौजूद रहेंगे। सवाल इस बात का ना, क्या नीतीश कुमार इस बात इन चीजों के साथ साथ ये भी सवाल है कि बिहार के चुनाव के बाद पूरे देश में परिसीमन आयोग ही बनेगा।
तो नीतीश कुमार जी परिसीमन आयोग के कार्यकाल के दौरान सामाजिक न्याय के लोगों को सत्ता पे देखना चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखना चाहेंगे? या दूरी इस भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को एक बड़े भाई की भूमिका में बिहार में दिखाई पड़ेगी तो नीतीश कुमार जी साथ नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि अगर 150 से कम सीटें लड़ने को मिली नीतीश कुमार को तो फिर एक गठबंधन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी का साफ साफ करना रहा है, जेडीयू कहती रही है, जेडीयू ने इस भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन को चलाने के लिए अपनी कम जीती हुई सीटों को भी छोड़ा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। आज भारतीय जनता पार्टी यह कहने लगी है कि नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। और महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है, नीतीश कुमार जी के सामने है, जनता दल यूनाइटेड के भी सामने है। पिछले विधानसभा के चुनाव में 2015 के 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने साफ साफ देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। और आज चिराग पासवान के सामने भी चुनौती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने पर उनकी राजनीति चलने पाएगी? क्या जिस राजनीति को उनकी पार्टी बढ़ाते रही है एलजेपी अस्तित्व में बचेगी? तो जो भी सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दल हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वामपंथी दल हो और चाहे कांग्रेस हो, बिहार में इन सबके सामने चुनौती है। विशेष रूप से उन दलों के सामने चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रहा है। कांग्रेस, वामपंथी और आरजेडी तो सामने खड़े हैं, वह गैर भाजपा राजनीति के लिए जाने जाते हैं, गैर भाजपा मतदाताओं के सामने एक विकल्प के रूप में मौजूद है। लेकिन ये जो लोग बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को सशक्त कर रहे हैं, बीजेपी जब तक पूरी ताकतवर नहीं है, इनका अस्तित्व बचा हुआ है जी। अगर आप अपने अस्तित्व को बलिदान करने के लिए तैयार हैं तो मुजफ्फरपुर में अमित शाह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और अगर उनका मुजफ्फरपुर में स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, पटना में स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि वो अपनी राजनीतिक ताकत को मौजूद देखना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी की ताकत इस चुनाव में नहीं रहती कि वह बीजेपी या आरजेडी किसी के साथ समझौता करने के में या उनके साथ बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो कौन सी ताकत इनके पास बचेगी? सवाल इस बात का। और अगर एक बार बीजेपी स्थापित हो गई और वो भी उस क्रूशियल दौर में जब जनगणना होनी है और परिसीमन आयोग बनना है, तो जो जाति जनगणना करा करके नीतीश कुमार जी ने एक बढ़त ली है, उसका क्या होगा? उस राजनीति को किस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार जी के सामने एक ही विकल्प है, या तो वह जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम पूरी तरह से समर्पित कर दें, और या सामाजिक न्याय की, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले दलों के साथ खड़े होकर के अपने को भी, अपनी राजनीति को भी और अपने एजेंडे को भी लागू होते हुए देखें। आखिर किस बात पर उन्होंने जाति जनगणना कराई? अगर उसके पीछे कुछ राजनीतिक मसला नहीं था, अगर वो अपने मतदाताओं को संदेश नहीं देना चाहते थे, तो जाति जनगणना कराने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं सपोर्ट कर रही थी उसकी। लेकिन उस राजनीति को उन्होंने अगर बढ़ाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह मुजफ्फरपुर में अमित शाह जी के स्वागत के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब उनका सहयोगी दल उनके साथ उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं है, उनके हम लाने के लिए तैयार नहीं है, उनके सामने खड़ा होकर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अमित शाह सामने नहीं जाएंगे वहां। और अब दौर शुरू हो गया प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी को क्यों बढ़ावा मिल रहा है इतना? प्रशांत किशोर जी के ताकतवर होने से नुकसान किसका है? वह कौन सा वोट बांटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक तो उनको वोट देने से रहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो उनके साथ खड़ा नहीं होगा। यह कोशिश प्रशांत किशोर को मजबूत बनाने की कोशिश क्यों है? केवल इसीलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लोग, उसकी राजनीति से असंतुष्ट लोग, नाराज लोग, उनके सामने एक नया विकल्प खड़ा किया जाए। वह जो आज इंडिया दल समूह का गठबंधन है, उस समूह के साथ पूरा का पूरा गैर भाजपा मतदाता कंसोलिडेट न होने पावे जी। क्या यह बात जब एक आम, इस देश के आम नागरिक को समझ में आ रही है, तो क्या नीतीश कुमार जी को नहीं समझ में आ रही होगी? तो या तो स्वीकार कर लें कि 2020 में जो स्थिति थी, उन्होंने
चिराग पासवान को का सामना किया और प्रशांत किशोर का भी सामना करेंगे। प्रशांत, क्या यह तथ्य छुपा रह गया है कि प्रशांत किशोर जी के पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं, उनको बल देने वाले कौन लोग हैं, उनके लिए संसाधन जुटाने वाले कौन लोग हैं? अभी तक छुपा तो रहा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में, और यह कोई ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने छुपाया हो, वो बार बार कह रही है कि नहीं, हम अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, हम अपनी राजनीति चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, अब तक वो आगे बढ़ गई होती। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि बिहार में कोई उसके पास चेहरा नहीं, और चेहरा इसलिए नहीं कि चेहरा आपने बनने नहीं दिया किसी को। और जब आपके जो नेता आगे बढ़ने की कोशिश किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हाशिए पर डाल दिया, चाहे सुशील मोदी रहे हो, चाहे वो सम्राट चौधरी रहे हो। तो आपके पास कोई चेहरा है नहीं, अपने एजेंडे पर आप अकेले बढ़ नहीं सकते, तो आपको नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके भी मैं नहीं मानता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने से कोई दिल्ली की सरकार के ऊपर चुनौती आएगी। मुझे पूरी आशंका है कि जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा, पूरी की पूरी आशंका है। आज नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा के समर्थक हैं, चाहे वो ललन सिंह जी हो, और चाहे संजय झा जी हो, और चाहे हरिवंश जी हो। वो सब भारतीय जनता पार्टी का ही गीत गाते हैं, उनके पक्ष में ही बात करते हैं। जब यह बयान दिया था नीतीश कुमार जी ने पिछली बार कि इस चुनाव में लोकसभा चुनाव में जाने के लिए हमारे पार्टी के भीतर से दबाव है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए, तो ये दबाव डालने वाले कौन लोग थे? इनकी पहचान नहीं हो पाई क्या आज तक? तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अगर लोक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर अपना गठबंधन तोड़ते भी हैं, तो कोई बिहार दिल्ली की सरकार के ऊपर कोई चुनौती आएगी। जनता दल बहुत आसानी से टूट जाएगा, और जनता दल के अधिकांश सांसद भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति बदलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी राजनीति, अपनी पार्टी की राजनीति, अपनी विरासत सबको संभालना है, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके संभव नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को अपनी पार्टी संभालनी सबसे बड़ी चीज़ है। और संजय राउत का बयान आप याद कीजिए, जहां वो कह रहे थे कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, ये लोग जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ना चाहते हैं। ये बयान अभी 2 दिन पहले आया था। तो जो आप कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, जो उन बयानों के इर्द गिर्द भी दिखाई देती है। ज़रा अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे समझूँ कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर नीतीश कुमार एक दूसरी चुनौती पेश कर रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरी राजनीति उस आधार पे ही चलेगी, उसी हिसाब से चलेगी जैसा मैं चलाना चाहता हूं। बिल्कुल राजीव जी, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग होने की इसके साथ ही भूमिका भी बांध रहे हैं, और ये बताएंगे कि चूंकि एनडीए जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार नहीं चल रहा था, नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर नहीं चल रहे थे, और चूंकि उनको मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था और उनका संबंध अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के साथ था, इसलिए वो जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी दूसरे रास्ते पर जाएं। ये तर्क नीतीश कुमार की तरफ से आएगा जब वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। अब एनडीए कह रहा है तो मजबूरी है, इसलिए कहा जा रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी का जो साथ छोड़ेंगे तब वो ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी। और जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते थे तब भी वो बीच बीच में अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लिया करते थे कि भाई उनके साथ हमारे संबंध रहे थे, और वो तमाम बातें करके करते थे। यानी वो नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं कि मोदी जी, हमने तो अपना जाने का रास्ता तैयार कर लिया है, उस पर अब हम डामर सड़क बिछा रहे हैं, तो उसको थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं, मिट्टी कूट रहे हैं अभी, उसके बाद रोड़ी कूटेंगे, फिर उस पर टावर बिछेगा और कोलता बिछेगा, फिर उस पर रोलर चलेगा, सारी चीजें होंगी। मतलब भूमिका उन्होंने अपनी पूरी तैयार कर ली है, और नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि देखिए हम किस किस रास्ते से होकर जा रहे हो, हमारा रास्ता क्या है। अभी भी नरेंद्र मोदी को संकेत दिया जा रहा है कि सुधर जाओ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा करो, और ये घोषणा करो कि आधे से ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जो महाराष्ट्र में तुमने गड़बड़ किया है एकनाथ शिंदे के साथ, वो सोचो भी मत बिहार में करने की, ये नीतीश कुमार संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजीव जी, वो कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कैसे जाए। तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी वो क्यों ना करें बिहार में जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। भाई यही तो उन्होंने हरियाणा में भी किया था, हरियाणा के बाद उन्होंने उसको आजमाया महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में भी वो कामयाब हुए, हरियाणा में भी कामयाब हुए। तो भाई नीतीश कुमार को क्यों देने थाली में सब रख करके, ताकि कल को फिर एकनाथ शिंदे फिर कहने लग जाए साहब देखिए बिहार में तो आपने मॉडल अपना लिया था, वही मॉडल फिर महाराष्ट्र में भी अपनाइए। तो बिहार मॉडल रखा ही ना जाए, जो दूसरा कोई कह सके कि बिहार मॉडल रखा जाना है। तो नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तो नीतीश कुमार अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। दूसरी राजीव की कहावत होती है कि डूबता ना करता मरता ना क्या करता। तो मरता ना क्या करता वाली स्थिति भी नीतीश कुमार के सामने है कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ ना छोड़े तो क्या भारतीय जनता पार्टी में विलय करा दी जनता यूनाइटेड का। मतलब संजय झा पार्टी लेकर के किसी दिन खड़े होकर कह दें कि हमने तो विलय कर लिया भारतीय जनता पार्टी में, और नीतीश कुमार टुकड़ टुकड़ देखते रह जाए और सड़क पर आ जाए एक अन्य मार्ग से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक अन्य मार्ग जो है नीतीश कुमार वो इतनी आसानी से खाली कर दें। भाई जब पूरी की पूरी राजनीति उनकी जो पिछले 15-20 सालों की जिस तरीके से घूमी है 20 सालों की, तो एक अड़े मार्ग के आसपास नीतीश कुमार ही घूमते रहे, दूसरा तो घूमा नहीं है। तो अभी किसी दूसरे को कैसे घूमने दें। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो बहुत सोच समझकर और लंबी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ये आरोप ना लगा सके कि नीतीश कुमार धोखा देकर गए, नीतीश कुमार पलट गए। नीतीश कुमार 25 बहाने रखेंगे कि भाई इस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, और सबको जस्टिफाई करेंगे जैसा कि वो पहले भी जस्टिफाई करते रहे। दूसरा राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह का आज कार्यक्रम स्थगित करा दिया जो पहुंचना था उनको। होता यह है कि अगर अमित शाह पहुंचते और अमित शाह मंच पे होते और नीतीश कुमार भी मंच पे होते, और नीतीश कुमार कह देते बिहार की धरती पे खड़े होके कि अमित शाह ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, अमित शाह जी माफी मांगिए आप या इस्तीफा दीजिए, तब क्या स्थिति बनती। तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं, तो चलते चलते भरी सभा में अपमान ना कर दे नीतीश कुमार जो है अमित शाह का। तो इसलिए भी कार्यक्रम स्थित कराया गया कि नीतीश कुमार के सामने पढ़ो ही मत, एक मंच पे आओ ही मत, जो नीतीश कुमार को कुछ कहने का मौका मिले। तो बहुत कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से समझ रही है कि नीतीश कुमार जा किस रास्ते पर है। जी, जा किस रास्ते पर हैं, यानी नीतीश कुमार किस रास्ते चल रहे हैं, ये भाजपा शायद जान रही है, लेकिन उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी जान रहे हैं और तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो खुद नीतीश बाबू बने हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को रखें या हटाएं, रखें तो कैसे रखें, हटाएं तो कैसे हटाएं, और इसके बाद चुनाव के बाद क्या होगा, इस पर निगाहें टिकी हुई। जरा फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या सही बोल रहा हूं मैं, यहां पर एक चुनौती खुद की चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं मोदी और अमित शाह के सामने यहां नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी चीज़ कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे आने के बाद बिहार जो है वो सुधर गया, बिहार में जंगल राज था, अभी आपने और भी यहाँ के लोग सुंदर नहीं थे, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश बाबू के आने के बाद लोग सुंदर हो गए बिहार के लोग। ये सारी बातें कितना मायने रखती हैं आज की सियासत में, और उसमें भी नीतीश कुमार की जो सियासत है ज़रा उसको समझने की ज़रूरत है। वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सारे वर्गों को वहाँ पर जो उन्होंने अलग अलग मॉडिफाई किया है पूरे इस क्लास को, और उसके साथ इस वोट बैंक पे एक कब्ज़ा है उनका। लेकिन जब देश की सियासत, नरेंद्र मोदी की सियासत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली सियासत की तरफ अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी के लोग जो करते हैं उसको वहाँ की जनता देखेगी, तो क्या नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ रहना हानिकारक नहीं होगा? और क्या इसी कारण नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो एनडीए छोड़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि वे अपनी राजनीति जिस सोशल इंजीनियरिंग के ताने बाने पर कर रहे हैं वो सांप्रदायिकता के साथ नहीं चल सकती। अगर मोदी, शाह और बीजेपी चुनाव आते आते अपने उसी ढर्रे पर आ गए जो झारखंड में है, या उससे पहले लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक ये सारी बातें अगर उन्होंने की, घुसपैठियों की बात की, मुसलमानों की बात की, जिन्ना को याद किया, तो स्वाभाविक तौर पर सामाजिक ताने बाने और सांप्रदायिक ताने बाने की राजनीति का टकराव होगा। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार चला लेना अलग बात है, लेकिन उसके साथ चुनाव में जाना अलग बात है। तब उन्हें इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़े। वहां अगर किसी ने रमेश बिदूड़ी टाइप का कोई बयान दे दिया, किसी ने कठमुल्ले जैसी कोई बात कह दी बीजेपी नेताओं ने, कोई कहीं भी कुछ भी कह सकता है, बीजेपी के नेताओं को तो महारत हासिल है। तो उस खतरे को नीतीश कुमार भांप रहे।
अमलेंदु जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से बड़ी अच्छी बात कही। इसमें दूसरा पहलू यह भी है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटल बिहारी के नाम का तमगा लगाकर अलग हो सकते हैं। बीजेपी चाहे तो ये कह सकती है कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था और ये उनकी रीति नीति से अलग चल रहे हैं, इसलिए इनका साथ नहीं ले सकते। नीतीश कुमार भी कह सकते हैं कि अब ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, मोदी शाह की भाजपा है। अटल बिहारी वाजपेयी समरसता की राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे। तो इस वक्त जो चुनौती है वो नीतीश कुमार ने दे रखी है मोदी शाह। इस समय उन्हें चुनौती दिल्ली से नहीं मिली, उन्हें चुनौती तो दिल्ली से तब मिलेगी जब नीतीश कुमार के सामने अपने कुनबे को बचाए रखने की नौबत आएगी, जब उन्हें अपने विधायक और सांसद बचाने का टास्क सामने आएगा। उनके मोदी शाह का ऑपरेशन लोटस शुरू होगा, जब उन्हें गिनती एक एक आदमी की करना पड़ेगी, कितने लोग गायब हो गए, तराजू के पलड़े में से कितने लोग कूद गए, तब उनके सामने चुनौती आएगी। अभी तो वे ही अपनी किंतु परंतु की राजनीति से, बार बार बदलते बयानों से, दिल्ली में मोदी शाह से न मिलकर अमित शाह का बयान टलने से, ये तमाम कारण इकट्ठे होते हुए ये बता रहे हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली को छका रहे हैं, उसे थका रहे हैं अपनी राजनीति से और अपनी रणनीति से, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अभी एक विकल्प खुला हुआ है। उनके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव का दरवाजा खुला है। तेजस्वी कितना ही कुछ भी कह लें, लेकिन अगर सचमुच में किसी दिन उनके चाचा ने प्रिय भतीजे से कहा कि आओ हम मिलकर सरकार बनाएं और चलाएं, तो तेजस्वी यादव भी उस वक्त मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ना उनको भी मुफीद बैठेगा। अभी वे विपक्ष में है, अगर विधानसभा चुनाव से पहले चाचा के साथ मिलकर भतीजा सत्ता में आ जाए तो एक नौकरशाही से लेकर जनता तक संदेश तो चला ही जाएगा। एक बार फिर तेजस्वी और नीतीश ने सरकार बना ली। चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह के संसाधन चाहिए होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी चाहिए होती है, वो सब सत्ता में रहते हुए ही मिल सकती है। बिल्कुल, नीतीश को अभी कोई घाटा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वे तेजस्वी के साथ आते तो बीजेपी घाटे में है और फिर ये मिलकर जो चुनौती देंगे वो चुनाव में बीजेपी के लिए कठिन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि दोनों मिलकर, अगर तेजस्वी यादव भी, क्योंकि तेजस्वी यादव के दोनों हाथ जो हैं वो घी में हैं, कढ़ाई में सिर जो है वो पूरा का पूरा, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इधर रहें या उधर रहें, मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, ये तो साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या यहाँ से तेजस्वी यादव अगर साथ आते हैं तो तस्वीर बदलती है, और तस्वीर कैसे बदलेगी? क्या आज की तारीख में नीतीश कुमार को मजबूती से पकड़ के रखना ये भाजपा की मजबूरी है? ये भी एक सवाल है। इस सवाल पे आते हैं जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या भाजपा के पास, भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती, मजबूरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये मजबूरी है क्या कि वो नीतीश बाबू को पकड़ के रखें? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दोनों मजबूरियां हैं। एक मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री वो नहीं बता सकते एनडीए का, और दूसरी मजबूरी यह है कि उनका साथ भी नहीं छोड़ सकते अभी, क्योंकि बीजेपी को जो भी सीटें आती हैं वो नीतीश कुमार के जरिए आती हैं, और मौजूदा विधानसभा में तो कम लगता है कि स्कोप है कुछ इधर उधर होने का। नीतीश कुमार भी कई बार संकेत दे चुके हैं, लेकिन चुनाव के करीब आते आते वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि बीजेपी को परेशानी हो, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ी परेशानी ये की बात ये है कि बीजेपी के पास जैसा मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र जैसा कोई नेता नहीं है उनके पास। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास, उनके स्तर का कोई नेता नहीं है। तो सबसे बड़ा जो कोई मास लीडर उनके कैंप में है इस वक्त वो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए।
तो सारी तिकड़म यही होगी। अब उसके बाद वो नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि अमित शाह भी इसी, जैसे मैंने कहा कि अमित शाह इसीलिए नहीं गए क्योंकि अमित शाह को वहाँ पे बताना पड़ता कि चुनाव, क्योंकि सवाल आता कि चुनाव किसकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, इस सवाल से बच रहे हैं। और इधर दिल्ली में आप देखिए कि राजीव कुमार के लिए नरेंद्र मोदी का सारा काम हो चुका है। आज उन्होंने मेट्रो भी चालू कर दी साहिबाबाद न्यू अशोक नगर से, और सारे प्रोजेक्ट उनके लॉन्च हो गए जी। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने में राजीव कुमार को दिक्कत नहीं है। कल संभवतः दिल्ली का चुनाव जो है वो घोषित हो जाए, और दिल्ली में भी मुश्किलें बहुत हैं। दिल्ली के चुनाव पर जब हम लोग आएंगे तो बहुत चर्चा करेंगे कि दिल्ली में भी मुश्किलें बहुत है। अभी कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, कोई किसी को गाली दे देगा, कोई कुछ अपशब्द कह देगा, वो अपशब्द कह के मीडिया की हेडलाइन ही केवल बन रही है। दिल्ली में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा और तीनों के लिए मुश्किल है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पे बहुत सारी बातें हम करेंगे आने वाले समय में, और बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। दिल्ली त्रिकोणीय मुकाबला, जहां आम आदमी पार्टी ऑलरेडी सत्ता पर काबिज है पिछले 10 साल से, और उसके अलावा दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूती के साथ इस बार फाइट कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगुलर मुकाबले में कहां कौन आगे बढ़ता है ये देखा जाएगा। लेकिन इस बीच जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की सियासत में कूदे हैं प्रशांत किशोर, आप जानते हैं। और प्रशांत किशोर को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी कि ये कहीं और से गवर्न हो रहे हैं, बी टीम है, वैनिटी वैन जो है उसके क्या और किसका वैनिटी वैन है, और उसमें पता चल गया कि वो उदय सिंह जो है वहाँ के उनका है। तो बहुत अलग अलग बातें, और अब उनको बिना शर्त जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आ गए हैं प्रशांत किशोर। लेकिन पटना के डीएम ने क्या कहा है ये जानना जरूरी है। जरा उस बाइट को सुनाइए कि पटना के डीएम कह क्या रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जो छात्र थे, वो कौन है, जरा सुनिए। अवैध है, अनधिकृत स्थल पर है, और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहां पर लोग चले जाएं, वहां पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया, और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है, और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं, और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं, और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं, और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। तो सोचिए, छात्रों का आंदोलन है, वहाँ लोग जो हैं वो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी विशेष के कार्यकर्ता, ये पटना के डीएम बता रहे हैं। तो जो तेजस्वी यादव कह रहे थे, जरा तेजस्वी यादव की उस बाइट को भी ले आइए, जो अभी सबसे शुरुआत में हमने सुनाई थी, उसको भी सुनना ज़रूरी है। और ये डीएम की बात को कहीं ना कहीं पुष्ट करती हैं, उनकी बातें तेजस्वी यादव की बात को डीएम पुष्ट करते हैं, ये कह लें। क्योंकि तेजस्वी यादव एक राजनेता हैं और डीएम जो हैं वो प्रशासकीय अधिकारी हैं, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि आखिर प्रशांत किशोर किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, और क्या सचमुच यहाँ पर बी टीम का ठप्पा अगर प्रशांत किशोर के ऊपर लग रहा है तो गलत नहीं है। सुनिए ज़रा तेजस्वी यादव को। देखिए, एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी हैं, और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है, और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है
एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत, और इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहा है सामने और कौन एक्टर है, बात खत्म। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है वो व्यक्ति का रकम जमानत हमको इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। लेकिन सर कोर्ट से निकलते और जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया कोर्ट के बाहर, अब हमको इस पे टिप्पणी भाई, फिल्म है, देखिए कौन है आखिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? बीजेपी की बी टीम है। सर एक सवाल है कि बी टीम है और कौन? जिस तरीके से तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कह रहे थे वही वहाँ डीएम कह रहे हैं कि इनमें कुछ लोग जो हैं वो 43 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से कुछ कहीं और के हैं, कुछ पार्टी विशेष के हैं, कुछ पटना के हैं, कुछ बाहर के हैं। छात्रों के आंदोलन में छात्र नहीं हैं और पार्टी विशेष के लोग हैं, तो साफ समझ में आता है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक रोटी जो है, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। ये प्रशांत किशोर की राजनीति है और उस पर ज़्यादा चर्चा न करें, लेकिन जब हम नीतीश कुमार की राजनीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ दिखाई देता है, उसकी चर्चा ज़रूरी है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना, मोदी खासकर अमित शाह का ना पहुंचना, उसके बाद नीतीश कितनी मजबूरी हैं, ये समझना भी जरूरी है। आपका नजरिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, नीतीश कुमार कितनी जरूरी, कितनी मजबूरी, कितना जरूरी, कितना मजबूरी, और ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर एक नीतीश बाबू बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं और आज भी उनकी प्रासंगिकता कम नहीं है, इसलिए मजबूरी है, या यहाँ पर भाजपा अब अगले चुनाव में अपनी जो रोटी है उसको बहुत मजबूती के साथ सेकने जा रही है, सियासी रोटी, ये माना जाए? कैसे देखा जाए? जी, अमित शाह पहले कह चुके हैं कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये वहां के विधायक तय करेंगे, जनप्रतिनिधि तय करेंगे। मतलब साफ कर चुके हैं अमित शाह कि हम अब यानी 2025 से 30 फिर नीतीश, ये जो नारा नीतीश कुमार की ओर से दिया गया था 25 से 30 फिर नीतीश, वो बीजेपी मानने वाली नहीं है। इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं कि उन्हें अपने आप को किस तरह सत्ता में बने रहने के लिए क्या प्रासंगिकता, किस तरह की प्रासंगिकता जरूरी है उनके लिए। प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति में आए और राजनीति में जो आदर्श की बातें की, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीनों में प्रशांत किशोर पूरी तरह से बेनकाब हो चुके। अब उनके आदर्शों पर की बातें मानने वाले लोग हैं नहीं, बिहार में तो नहीं ही हैं, उनकी खुद की भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वे बी टीम की तरह काम करना चाहते हैं। छवि बनाने बिगाड़ने का काम वो जरूर कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है, मतलब नेता की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो है वो फ्यूज बल्ब होते जा रहे हैं। एक बल्ब की लाइफ अगर 2000 घंटे है तो 2000 घंटे वो बल्ब जल चुका है जिसका नाम नीतीश कुमार है। अब वो कितने दिन और जलेगा राजनीति में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की बहुत प्रासंगिकता भी बची, और इस बात को नीतीश कुमार की प्रासंगिकता यही है, इसीलिए वो सब समझे जाने जा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ ऐसे तालमेल बिठाते हैं, उनके अंटियां, उनकी गोटे ऐसी बिठी हुई है कि वो किसी न किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बड़ी पार्टी रहते हैं तब भी, 2 नंबर पार्टी रहते हैं तब भी, 3 नंबर पार्टी रहते हैं तो भी, लेकिन कोई भी सिक्का कितने दिन चलेगा। तो मुझे लगता है इस बात को नीतीश कुमार जान चुके हैं कि अब कुछ ही दिन बचे हैं सियासत के, तो सियासत कर ली जाए। लालू यादव की बात पर भी उन्होंने कह दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, तो पहले भी वो शपथ बच्चों की कसम खा के कहते थे हम उनके साथ नहीं जाएंगे। यानी जितनी प्रासंगिकता, जितना विश्वास प्रशांत किशोर के बारे में लोगों का खत्म हुआ है, वैसा ही नीतीश कुमार के बारे में भी, वो मुख्यमंत्री हैं हालांकि, ये बात और है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की राह आसान नहीं है, और नीतीश कुमार के घोड़े पर, नीतीश कुमार के कंधे पर
बीजेपी कितने दिन चल सकती है, बीजेपी ये बात जानती है कि 74वें साल में चल रहा है आदमी, कितने दिन वो घोड़ा दौड़ पाएगा। एक घोड़े की उम्र अगर 25 साल है तो वो ऑलरेडी 25 साल पार कर चुके हैं, तो उनकी राजनीति अब खत्म होने को है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता नहीं है, भगवान करे वे स्वस्थ रहे, शतायु हों, इसमें कोई हमारी शुभकामनाएं, लेकिन हर एक की एक सीमा है, स्वास्थ्य की सीमा है, राजनीति की सीमा है। और जो बातें वो करते हैं बिहार के बारे में कि हमने बिहार को ये बना दिया, बिहार के लोग जानते हैं। और तेजस्वी ने ट्विटर पे 176 लोगों की सूची जारी कर दी कि ये अपराध हुए, ये हत्या हुई। और ये नीतीश कुमार की यात्रा चल रही है, मुख्यमंत्री की विकास यात्रा। तो विकास यात्रा को लाश यात्रा या शव यात्रा, कितने लोगों के शव गए इतने दिनों में हत्याओं के रूप में, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन नीतीश कुमार दावे करते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। उन्हें पता है कि बीजेपी किस तरह के दावे करती है, किस तरह के जुमले कहती है। तो नीतीश कुमार के अपने जुमले हैं, बीजेपी के जुमले अपनी जगह, नीतीश कुमार के अपने जुमले। लेकिन ये बात वो भूल चुके हैं कि अब जो राजनीति में तीसरा धड़ा, एक वापसी, जिस तेजी से कांग्रेस की वापसी हो रही है और जैसे राहुल गांधी वापसी कर रहे हैं, मुझे लगता है केवल एकमात्र व्यक्ति राजनीति में बचा है जो निर्दोष है, जिस पर कोई दाग नहीं है, वो राहुल गांधी, जिससे मिलकर कोई भी आदमी हताश नहीं होता, जो कभी पराजय को स्वीकार नहीं करता, अगले दिन फिर से मैदान में आ जाता। तो ये सब बातें, अब राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं 10 तारीख को, तो देखेंगे क्या होता है। प्रशांत किशोर एक्सपोज हो चुके हैं, अमित शाह आना चाहते थे लेकिन आए नहीं, या नहीं आ पाए, जो भी हो। लेकिन अब स्थितियां मजबूत होगी, पता चलेगा। और कल जब दिल्ली के चुनाव के बारे में घोषणा होगी, तो हमारा चुनाव आयोग इतना सशक्त है, इतना हो चुका है पिछले 10 साल में, 11 साल में, कि वो 2 राज्यों में एक साथ चुनाव कराएगा। इसमें मुझे शक है कि बिहार दिल्ली में साथ साथ चुनाव, आगे पीछे चुनाव होंगे, बिहार में और आगे होंगे। चाहते तो दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव करा सकते थे, लेकिन वो नहीं कराएंगे, ताकि सत्ता का उपयोग जितना दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे तो वो उसका फायदा उठाना चाहेंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। लेकिन सुनील जी, जरा इससे इतर आज की तारीख में नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक दिखाई देते हैं बिहार की सियासत में? एक लंबा वक्त गुजरा है, 43 सीटों पे सिमट के रह गए थे पिछली दफ़ा 2020 के चुनाव में। तीसरी पार्टी, पहली पार्टी आरजेडी, दूसरी पार्टी बीजेपी, तीसरी पार्टी ये थे, चौथी पार्टी कांग्रेस, ऐसे तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। और अब जबकि 2 बार इधर से उधर, उधर से इधर आ चुके हैं, क्या वहाँ के वोटर्स अभी भी नीतीश कुमार को मानते हैं कि हाँ इनको अब उस कुर्सी पे बैठना चाहिए? क्या लगता है आपको? और ऐसे में क्या नीतीश बाबू के सामने एक चुनौती नहीं है कि अपनी पार्टी को कैसे बचाया जाए? कुछ लोग टूट के चले जाएंगे इधर उधर, कुछ और जो बचेंगे इनके साथ वो हार जाएंगे, फिर क्या होगा नीतीश कुमार का? और ऐसे में नीतीश कुमार क्या खुद नहीं चाहेंगे आना इंडिया गठबंधन में? नहीं, निश्चित रूप से बार बार इनके खेमे बदलने से, गठबंधनों से अलग होने से इनकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक मजबूत राजनीतिक समर्थकों का वर्ग नीतीश कुमार ने तैयार किया है। अगर वो पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं, तो उनके जिस बिरादरी से, जिस समूह से आते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 1.5%, 3%। लेकिन उन्होंने एक मतदाताओं का बड़ा वर्ग तैयार किया, जिसमें अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी पिछड़ों को छीना है और रामविलास पासवान से भी दलितों को छीना है। एक मतदाता वर्ग तो उन्होंने तैयार किया है। और सिविल सोसाइटी में भी सुशासन बाबू के नाम से जिन्होंने एक अपनी इमेज तैयार की, उसमें भी एक वर्ग इन्होंने अपने पक्ष में तैयार किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहती। तो किसी जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण के बोते नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खुद जिस बिरादरी से आते हैं, उस बिरादरी में भी भारतीय जनता पार्टी पहले ही से लगा चुकी है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग है जिस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के माध्यम से ही अपने साथ जोड़ सकती है। उसके पास और कोई तरीका नहीं है।
दलित नेतृत्व बीजेपी ने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। पिछड़ों उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति में वो पिछड़ों के जो प्रमुख नेता थे उनके खिलाफ खड़ी रही, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे हों और चाहे बाद के नेता रहे हों। जिस तरह की राजनीति वहां के बीजेपी के नेता बिहार में करते रहे हैं उसके लिए पहले से बीजेपी जानी जाती है। उसके लिए किसी नए राजनीतिक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह जो राजनीति करते हैं उसमें उस माध्यम से कोई नए मतदाता बीजेपी से नहीं जुड़ सकते। वो जो पुराने जो प्रतिबद्ध मतदाता बीजेपी के साथ है वो बने रहेंगे। लेकिन जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले लोगों की तरफ जाते हैं, उनका एक हिस्सा बीजेपी की तरफ लाने में नीतीश कुमार की भूमिका है। और उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति सफल नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। यही कारण है कि आप इतने तीसरे नंबर के आपने उल्लेख किया, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना पड़ा। अब तमाम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार से अलग होकर के सरकार बनाई जाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए बिहार में अपनी राजनीतिक पट बनाने के लिए नीतीश कुमार की नितांत आवश्यकता है। वह अपने ध्रुवीकरण की राजनीति से, अपने हिंदुत्व की राजनीति से, अपने राष्ट्रवाद की राजनीति से वह बिहार में सफल नहीं हो सकती। उसको नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति चाहिए, रामविलास पासवान जैसा व्यक्ति चाहिए, जिसका उत्तराधिकारी आज चिराग पासवान है। और उसको चुनौती देने वाली जो ताकतें हैं वो मजबूत ताकतें। आरजेडी को तमाम तरह के आरोप झेलने पड़े, जंगल राज देने का आरोप सहना पड़ा, लेकिन उस आरोपों से आरजेडी अब बाहर निकल चुकी है। अब बड़ा एक बिहार के पिछले चुनाव में ही 2020 के चुनाव में आरजेडी सरकार बनाते रह गई, इतने मजबूती के साथ उभर करके आई। जिस आरजेडी को लोगों ने एकदम हाशिए पर डाल दिया था, जिस आरजेडी को नेता लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता सुनना नहीं चाहती थी, वह आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ उभर करके आई। और आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथियों का गठबंधन एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में उभर करके आया। बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद, इनको विश्वसनीय बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन की मजबूती बनी रही। आज स्थिति वही है कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह नीतीश कुमार जी की स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। क्योंकि अगर आप बिहार बीजेपी की राजनीति देखेंगे, उस राजनीति से नीतीश कुमार कभी सहमत होते हुए नहीं दिखाई पड़े। नरेंद्र मोदी जी के आविर्भाव के बाद उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग किया। नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख रूप से स्थापित होने के बाद पटना में कार्य समिति की बैठक को दिया हुआ आमंत्रण उन्होंने वापस ले लिया। इसी पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी से अलग होकर के उन्होंने इंडिया दल समूह के साथ सरकार बनाई। एक स्वाभाविक जो संबंध है वो इंडिया दल समूह के साथ इनका हो सकता है। आखिर मैंने समता पार्टी या संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले हुए लोग ही तो हैं। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे समय तक काम करते रहे। एक आपसी संघर्ष की वजह से दो अलग हुए, इनका जनता दल यूनाइटेड हो गया, उनका आरजेडी हो गया, अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति से कभी सहमत नहीं हुई, बीजेपी की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। इसीलिए इतने वर्षों के शासनकाल के बावजूद, इतने लंबा गठबंधन चलाने के बावजूद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू नहीं होने दिया, उस एजेंडे के साथ नहीं खड़े हुए। यह सही है कि वो चुप रहे, उनका चुप होना भी उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। जैसे जब स्वाभिमान यात्रा निकाली गिरिराज सिंह ने, इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, उसको लोगों के मन में नाराजगी हुई। ये वक्फ बोर्ड का जब बिल आया उस समय भी ये शांत रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन ये होता ये बात एक हो कि ये उससे सहमत नहीं थे। हालांकि ललन सिंह जी उसके पक्ष में बयान देते नजर आए। कई ऐसे कारण थे, कई ऐसे अवसर थे। अभी जो अमित शाह जी का बयान था बाबा साहब को लेकर के, उसके खिलाफ भी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, शांत नजर आए। लेकिन पक्ष में न खड़ा होना भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सहयोगियों को उसके पक्ष में बयान देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बोले। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कभी दिख नहीं सकते, उतना साहस नहीं कर सकते हो, फिर उनकी अपनी राजनीति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वह बीजेपी की राजनीति के बदौलत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बीजेपी को सहयोग दे सकते हैं, बीजेपी सहयोग के साथ मिलकर सरकार भी चला सकते हैं,
लेकिन राजनीति करना उनके लिए कठिन होगा। वो अपनी राजनीति करके अपने आप को मजबूत करके बीजेपी चाहे आरजेडी किसी के साथ गठबंधन करके वो सरकार बना ले, लेकिन अगर बीजेपी पूरी तरह से इनको किनारे करना चाहेगी या इस लायक भी नहीं रखेगी कि वह इनकी संख्या इतने भी हो कि वह बार्गेन करने की स्थिति में रहे, वह नीतीश कुमार जी के लिए संभव नहीं है। तो प्रासंगिकता तो नीतीश कुमार की, आप इनको खारिज नहीं कर सकते। और यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का साथ भी नहीं छोड़ सकती। आप देख लीजिए, अभी ताजा तरीन है भी जो चुनाव हुआ, अगर नीतीश कुमार इंडिया के साथ नहीं रहते तो बिहार का चुनावी समीकरण क्या होता, चुनाव के परिणाम क्या आते, क्या इंडिया सरकार बन जाती दिल्ली में? संभव नहीं था। तो वह एक अपरिहार्य है बीजेपी के लिए हो, इसीलिए बीजेपी किसी भी तरह से उनको नहीं छोड़ना चाहेगी। और मेरा मानना अपना है कि आरिफ साहब को इसीलिए भेजा भी गया है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग न होने पाए, एनडीए से अलग न होने पाए, यह राजनीति तो सुनिश्चित करें कम से कम। तो जी बिहार की राजनीति में नीतीश जी महत्वपूर्ण भी है, उनको आप खारिज नहीं कर सकते, और बीजेपी तो नीतीश कुमार से अलग होने का साहस नहीं कर सकती। जी, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि उनकी सरकार बने और उनका मुख्यमंत्री बने। क्या ये संभव होगा? ये तो आने वाला वक्त और ख़ासकर जो नवंबर दिसंबर में जब चुनाव का रिजल्ट हम देखेंगे, उस समय ये इन तमाम सवालों का जवाब हम लोगों के बीच होगा। लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है? क्या सब कुछ जैसा अभी चल रहा है वैसा ही होगा या बहुत कुछ पलट जाएगा, उलट जाएगा? चुनाव पास हैं तो इसके कयास ज़्यादा लग रहे हैं, और इसलिए भी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं जो हैं, ऐसी गतिविधियां हम लोगों ने देखी हैं। और नीतीश बाबू के बारे में तो कहा ही जाता है कि उनके पेट में दांत है, तो वो कुछ भी पचा जाते हैं, कुछ भी चबा जाते हैं, उनके बगल वाले को पता नहीं चलता कि वो करने क्या जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, लेकिन लालू यादव शांत हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आएँ और काम करें। क्या मायने हैं इसके? ये सब कुछ हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, और उसके साथ साथ ही ये भी चर्चा कर चुके हैं कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर तेजस्वी नीतीश कुमार क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन बार बार वो ये भी कहते हैं कि हम उधर चले गए थे, अब इधर हैं और इधर विकास हो रहा है। तो विकास के कार्यों को करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन जो विकास के, क्या आप जब उधर थे यानी महागठबंधन में थे तो आपने विकास का कार्य नहीं किया? क्या उन चीज़ों को आप निकाल देंगे? और अगर नहीं निकालेंगे तो क्या उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे कि मैं उधर चला गया था, मेरे से गलती हो गई और उस वक्त मैंने विकास नहीं किया मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि उस वक्त भी वही मुख्यमंत्री थे। तो एक इंसान उधर उस खेमे में जाके मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ और बात कहता है, जब इस खेमे में आता है तो कुछ और बात कहता है। तो ये जो दोहरा चरित्र है नीतीश बाबू का, इस दोहरे चरित्र को इस बार के चुनाव में वहाँ की जनता, भले वो कहीं भी रहें, यहाँ की जनता, अमलेंदु उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ आना चाहता हूँ, क्या दोहरे चरित्र को यहाँ की जनता जो है, बिहार की जनता, वो स्वीकार करेगी? एक सवाल तो उठता है ना ये। देखिए राजीव, बिल्कुल सवाल उठता है, लेकिन नीतीश कुमार अपने इस दोहरे चरित्र को लोकसभा चुनाव में भुना चुके हैं और ये दिखा चुके हैं कि उनके दोहरे चरित्र के बावजूद उनको भी सफलता मिली और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता दिलवाई। तो नीतीश कुमार को लगता है कि इस दोहरे चरित्र के जरिए भी काम चल सकता है, तो वो अपना दोहरा चरित्र अपना इस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत ये राजीव जी कि वो नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर तो बिहार में राजनीति कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के कंधे से उतरकर राजनीति नहीं कर सकती। नीतीश कुमार के कंधे से भाजपा उतरेगी तो उसका हाल वही हो जाएगा 2015 में हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी का। तो नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाना तो चाहती है, उसका एक सपना है, और नरेंद्र मोदी बचपन से ही सपना देखते थे कि बिहार में उनकी सरकार बने और नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन नहीं बन पा रहे नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी सपना ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए किसी तरीके से, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार बीच में पच्चड़ फंसा दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश तो करेगी कि नीतीश कुमार को दबाया जाए और एकनाथ शिंदे की तरीके से उनको इस पर राजी कर दिया जाए। देखिए राजीव जी, एकनाथ शिंदे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का खेल नहीं किया। ये खेल भारतीय जनता पार्टी इससे पहले नीतीश कुमार के साथ कर चुकी है। उनसे कहा गया कि आप कम सीटों पर लड़िए और कम सीटों पर लड़वाया गया। इससे पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी यही किया गया कि उनको कम सीटों पर लड़वाया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार को चटकाने का सपना कोई नया नहीं है, पुराना सपना है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी आजमा चुकी है। और चिराग पासवान का सहारा लिया ही इसलिए गया था कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जाए।
उसमें नीतीश कुमार को नुकसान भी हुआ, लेकिन वो हनुमान जी जो थे, तो जो हनुमान जी थे तो पूंछ में तो आग लगी, तो अपनी पूंछ में आग लगा बैठे थे हनुमान जी, तो उन्होंने नुकसान जो था उसमें आरजेडी का भी कर दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सपने जो थे वो उस तरीके से पूरे नहीं हो पाए, वरना नीतीश कुमार का काम लगा चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। तो नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ फिर वही खेल करेगी जो उसने पहले भी उनके साथ किया, जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया, जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। तो इसलिए नीतीश कुमार, राजीव जी, आज नहीं तो कल एनडीए का साथ छोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ेंगे। बस देखना यह है कि वो उनकी लिस्ट जो आएगी कि किस वजह से उन्होंने छोड़ा है, उसमें क्या क्या चीजें वो शामिल करते हैं, क्या क्या जो बातें बताते हैं किस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। जी, किस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। बहुत महत्वपूर्ण हम यहाँ चर्चा नीतीश कुमार की राजनीति के उन पहलुओं पे, उन चीज़ों पे हम विचार कर रहे हैं जहाँ से देश की सियासत में कहीं ना कहीं आप बदलाव के आसार देखते हैं। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का, अमलेंदु जी, प्रशांत जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग जुड़े, अपनी बात, अपने विचार रखे, आप सबका शुक्रिया। सुखू गोप साहब लिख रहे हैं, अगर राजद ठीक से चुनाव लड़ता है तो किसी का नहीं चल पाएगा। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल अपनी गलती से 5 सीटें हारी है, 4-5 सीटें हारी है। बीएन हमारे साथ और हीराचंद बोरकुटे हमारे साथ हैं। ये माने कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो बीजेपी अपनी सरकार ज़रूर बना लेगी, कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी भी हैं, मुकेश सिद्दीकी रजवी साहब हमारे साथ हैं, जसलीन बेनीपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक मिश्रा साहब हैं, जुबैर हैं, मनसुख गोधानी भी हैं हमारे साथ। अभिषेक मिश्रा गुड नाइट लिख रहे हैं, वीयू गुड नाइट लिख रहे हैं, और आजा राम परिहार साहब हैं, ब्रिजमोहन यादव साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, मोहनलाल जाट साहब भी गुड नाइट लिख रहे हैं, और यूपीएससी मोटिवेशन वीडियोस भी हैं हमारे साथ में। संबिल आलम साहब लिख रहे हैं, बिहार की राजनीति तो सबको उलझा दिया है, सारे मुद्दों से गुमराह कर दिया है, और धन्यवाद आपको लिख रहे हैं विवेक चंदेल साहब, बहुत शुक्रिया। और हिरजी पटेल साहब भी बने हुए हैं, सेमी खान साहब हैं हमारे साथ में, राजू जी हैं, और यूपीएससी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, यश पाटिल साहब गुड नाइट लिख रहे हैं। और ऐसे तमाम साथियों, इस उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से बहुत सुंदर चर्चा कह रहे हैं। शिवानी सचदेवे सी थैंक यू कह रही हैं शिवानी सचदेवे। और विजय यादव जी भी, नरसिंह कुंदलवाल साहब लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तो मणिपुर